3 नया आपराधिक कानून आज से लागू। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे कानून के क्रियान्वयन को लेकर बैठक। पुलिस मुख्यालय में होगी बैठक। उत्तराखंड के 6 जिलों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आज भारी बारिश का अलर्ट। 4 जुलाई तक प्रदेश भर में बारिश रहने का पूर्वानुमान। रामनगर के सरकारी अस्पताल को पीपीपी मोड से हटाने की तैयारी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने दी जानकारी। सांसद अनिल बलूनी ने भी अस्पताल को पीपीपी मोड से हटाने का किया समर्थन। चार धाम में उमड़ रहा आस्था का सैलाब। 50 दिन में पहुंचे लगभग 30 लाख यात्री। सबसे अधिक केदारनाथ धाम में पहुंचे श्रद्धालु। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से खबर के साथ। 3 नए आपराधिक कानून आज से लागू होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कानून के क्रियान्वयन को लेकर बैठक भी करेंगे। पुलिस मुख्यालय में बैठक होगी। डीजीपी अभिनव कुमार समेत सभी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। बैठक में नए आपराधिक कानून के क्रियान्वयन के संबंध में चर्चा भी होगी। 3 नए आपराधिक कानून आज से लागू होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कानून के क्रियान्वयन को लेकर बैठक करेंगे। पुलिस मुख्यालय में बैठक होगी। डीजीपी अभिनव कुमार समेत सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहेंगे। बैठक में नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन के संबंध में चर्चा होगी। तो 3 नए आपराधिक कानून आज से लागू होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कानून के क्रियान्वयन को लेकर बैठक करेंगे। पुलिस मुख्यालय में बैठक होगी। डीजीपी अभिनव कुमार समेत सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहेंगे। बैठक में नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन के संबंध में चर्चा होगी। मानसून की पहली बारिश में ही नैनीताल के रामनगर में सांवलदे नदी ने पहली बारिश में अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। लगातार कटाव से ग्रामीणों में डर का माहौल है। ग्रामीणों ने मजबूत तटबंध बनाने की प्रशासन से मांग की है। आपको बता दें कि नैनीताल जिले की अलग अलग क्षेत्र में मूसलाधार बारिश हुई है, जिससे नैनीताल जिले के कई क्षेत्रों में नदी नाले उफान पर है। नदी ने इतना रौद्र रूप दिखाया कि इसका जलस्तर नदी के पास में रह रहे लगभग 50 से ज्यादा घरों के लिए खतरा बन गया। नदी का जलस्तर लगातार कटाव कर रहा था, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। गनीमत रही कि वर्षा रुक गई, जिससे सांवलदे नदी का बहाव कम हो गया। हमारे पास आए दिन यहाँ पे हादसे होते रहते हैं। पहले तो अब तो पुल बन चुका है, तो इसको हमारे गांव को बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा है इस टाइम पे। हमारे पास कोई सरकार ने किसी टाइम पे कि हमें कोई हेल्प नहीं किया है। हर बार यहाँ पे जाल बनता था, इस बार हमारे पास जाल भी नहीं बना है। और देख सकते हैं आप इस टाइम पे हमारा नदी का बहाव कितना तेज है। हालांकि अभी पानी कम है, बरसात अभी थोड़ी कम पड़ी हुई है। और अभी जब बरसात का दबाव बढ़ेगा, अभी बरसात का टाइम आएगा, तो उस टाइम पे आप देख सकते हैं कि आप नदी यहाँ तक हमारे पास यहाँ तक जो है कि 10 फुट अंदर आ चुकी है। इसको मैं दरख्वास्त करता हूँ कि हमारी थोड़ा सुनवाई करें और थोड़ा हमारी तरफ ध्यान दीजिए। हम यहाँ पे डर डर के रह रहे हैं। रात को भी सो नहीं पा रहे हैं। रात को भी हम परेशानी हो जा रहे हैं। बच्चे हमारे सब बाहर हैं, घर में नहीं है। हम बुजुर्ग लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, सभी को परेशानी हो रही है यहाँ पे। और क्या कर सकते हैं, गरीब हैं हम। हमारा सुनवाई कोई नहीं ले रहा है अभी। सरकार को और कुछ नहीं मांगते हैं, यही मांगना है हमने कि हमारा ये रुकावट हो जाए, हमारा घर बच जाए। पिछले साल ही मेरे द्वारा इसमें स्वयं निरीक्षण किया गया था। एजेंट साहब द्वारा भी किया था, माननीय मंत्री द्वारा भी किया था। और आपदा के दृष्टि में काफ़ी संवेदनशील क्षेत्र, नदी लगातार उसमें कटान कर रही है, जिसमें सिंचाई विभाग के साथ निरीक्षण करने के उपरांत हमसे एस्टीमेट भेजी गई थी।
माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा उसमें प्रस्तुति की गई है। आपदा की दृष्टि से कार्य कराया जा रहा है, क्योंकि वन क्षेत्र है तो उसमें कार्य वन विभाग के द्वारा कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात रेडियो कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित किया और इस अवसर पर देहरादून में भी मन की बात कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। और इस दौरान सीएम धामी ने कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों की जमकर सराहना की। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए आपने परिश्रम किया, आपने मेहनत की और इस विधानसभा क्षेत्र से बड़े भारी अंतर से मोदी जी को जिताकर देश का प्रधानमंत्री बनाया। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने 5 लोकसभा सीटों पर भारी वोटों से भारतीय जनता पार्टी को जिताया। 5 कमल मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री बनाने के लिए उनको समर्पित किए। भाइयों बहनों, आज अनेक बातें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मन के बात के इस एपिसोड में की हैं और उन्होंने कुछ काम जो आने वाले समय में हमको करने हैं उन कामों के बारे में भी उन्होंने चर्चा की है। जैसे विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ मां के नाम लगाने का जो अभियान शुरू हुआ है उसको अभी हमने यही रुकने नहीं देना है। आप सब देख रहे होंगे पिछले साल की तुलना में इस साल तापमान बढ़ा है, पिछले साल से ज्यादा गर्मी हुई है ना। अगर ये तापमान इसी प्रकार से बढ़ता रहा, पर्यावरण के संरक्षण के लिए, उसके संवर्धन के लिए जो इस धरती का ऋण है, इस धरा का ऋण है, इस सृष्टि का ऋण है, उस ऋण को हम सबको उसका बोध होना चाहिए। उसका दायित्व तो हमारे ऊपर है कि हम पर्यावरण का संरक्षण करें। खबर देहरादून से 3 नए आपराधिक कानून आज से लागू। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कानून के क्रियान्वयन को लेकर बैठक करेंगे। पुलिस मुख्यालय में बैठक होगी। डीजीपी अभिनव कुमार समेत सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहेंगे। बैठक में नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन के संबंध में चर्चा होगी। 3 नए आपराधिक कानून आज से लागू होंगे। सीएम धामी कानून के क्रियान्वयन को लेकर बैठक करेंगे। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी विनय सूद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनय, आज से 3 नए आपराधिक कानून लागू होंगे और सीएम धामी कानून के क्रियान्वयन को लेकर बैठक भी करेंगे। कानून पूरे देश में लागू होने जा रहे हैं और उसको लेकर के आज उत्तराखंड के जो मुख्यालय है, पुलिस मुख्यालय, यहाँ पर भी जो है आज इसको लेकर सीएम धामी बैठक करने वाले हैं और इसको लेकर किस तरीके से जो है कानूनों में यहाँ पर जो बदलाव गया है, तमाम अधिकारी जो है वो भी इस दौरान यहाँ पर मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ डीजीपी जो है अभिनव कुमार वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो इसको लेकर के आज जो चर्चा है वो अब कुछ ही देर में पुलिस मुख्यालय में शुरू हो जाएगी। जी विनय, तो नए आपराधिक कानून लागू होंगे, तो अगर न्याय प्रणाली की बात की जाए तो किस तरह से बदलाव न्याय प्रणाली में देखे जाएंगे? बिल्कुल दिव्या, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से यहाँ पर जो नए कानून यहाँ बनने जा रहे हैं उसको लेकर के पुलिस प्रशासन की अगर बात करें तो पुलिस प्रशासन जो है पूरी तरह से उन चीजों को लेकर के पहले से ही यहाँ पर अधिकारियों के साथ में बैठक भी करता आया है। तो ऐसे में सभी को जो है इस दौरान यहाँ पर इसके बारे में जानकारी दी है कि नए कानून को लेकर किस तरीके से जो है चीजें होनी, क्या कुछ इसमें जो धाराएं हैं उसमें बदलाव किया गया है। तमाम चीजों को जो है ध्यान में रखते हुए
यहाँ पर जो आज ये बैठक है वो होने जा रही है। उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तमाम चीजों को लेकर के जो है आज शामिल होंगे और इसको लेकर के आज बैठक की जानी होगी। जीवना, जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीमांत जनपद उत्तरकाशी, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिहाज से बेहद खास महत्व रखता है। लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं और ऐसे में यहाँ पैदल चलने वाले मार्गों पर खड़े वाहन पर्यटकों के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। लापरवाह तरीके से खड़े वाहनों के चलते पर्यटकों के साथ कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। खड़े वाहन किस तरह पर्यटकों के लिए बन रहे मुसीबत, इसी पर देखिए रिपोर्ट। तरतीब तरीके से खड़े वाहन पर्यटकों के रास्ते में बन रहे रोड़ा, लोगों को निकलने में हो रही परेशानी, हादसे की जद में यात्री। सीमांत जनपद उत्तरकाशी, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम यात्रा के मुख्य स्थलों पर पर्यटक आते रहते हैं, लेकिन जनपद मुख्यालय में लोगों के द्वारा पैदल चलने वाली जगहों पर वाहन खड़े किए जा रहे हैं। इसके चलते लोगों को बीच सड़क पर चलना पड़ रहा है। यात्रियों की समस्या पर किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आज हम उत्तरकाशी में देखते हैं, विगत 10, 15, 20 वर्षों के बाद उत्तरकाशी मुख्यालय में ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां अतिक्रमण न हुआ हो। हम यदि हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां गाड़ियां लगी है और वह हमारा कोई सीरियस पेशेंट आता है तो उसको ले जाने में दिक्कत आती है। अगर भैरव चौक जाएं तो पैदल चलने में दिक्कत आती है। मुख्य बाजार में जाएं तो स्कूटर तो छोड़िए, पैदल चलने में दिक्कत आती है। स्टेट बैंक में जाइए तो वहाँ पर भी पैदल चलने में बहुत दिक्कत आती है। सभी लोगों ने अवैध तरीके से मोटरसाइकिल हो, चाहे 4 व्हीलर हो, टैक्सी हो, लोगों को जहाँ पर भी समय मिलता है या मौका मिलता है वहाँ अपनी गाड़ियाँ घुसा देते हैं। तो मेरा यह निवेदन है, नगर पालिका से भी निवेदन है एंड ट्रैफिक पुलिस से भी निवेदन है कि जहाँ जहाँ यहाँ अतिक्रमण हो रहा है उसको तुरंत बहाल किया जाए, हटाया जाए। जिला अधिकारी कार्यालय के बाहर जिला अस्पताल के मेन गेट हनुमान चौक से लेकर हर जगह अनाप शनाप तरीके से वाहन खड़े कर दिए जाते हैं। रही सही कसर रेहड़ी ठेले वाले ठेला लगाकर पूरी कर देते हैं। इसके चलते पैदल चलने वाले लोग परेशान हैं। बस अड्डे का निर्माण अंतिम चरण में है, पर उसके सामने अभी से ठेले लगने शुरू हो चुके हैं। यहाँ तक कि यातायात पुलिस के कार्यालय के बाहर भी अतिक्रमण हो रखा। इसमें पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इस प्रकार से खोजी और जो दैनिक दिनचर्या की चीज़ें हैं उसको उठाते हैं अपने चैनलों के द्वारा। मेरा मानना तो ये है कि ये तब इस प्रकार से शासन की नींद टूटती है जब कोई घटनाएं घट जाती है, जब कोई मतलब आम लोगों की सुनवाई का कोई वो नहीं हो रहा है। अचानक से कभी 2-4 साल में एक दिन जाते हैं कि हटाओ हटाओ। ये जरूरी है कि लोगों के जो दैनिक जीवन है उस सुव्यवस्थित होना चाहिए और इस प्रकार से जो अस्थायी अतिक्रमण होते हैं उसको किसी प्रकार से हमें उसका वो नहीं होना चाहिए, समर्थन नहीं करना चाहिए। जो दुकानें लग रही हैं उनके कारण भी अतिक्रमण हो रहा है और बाजार में पार्किंग की उचित सुविधा न होने के कारण भी बाजारों में लोग आते हैं तो उनको चलने में दिक्कत हो रही है। इसलिए सरकार को बाइकों के लिए व कारों के लिए मुख्यालय में पार्किंग बनानी चाहिए। जो बस रामलीला मैदान में पार्किंग है वो जो लोकल लोग हैं उनको निःशुल्क पार्किंग 1-8 घंटे के लिए जो मार्केट में परचेजिंग के लिए आ रहे हैं उनको देना चाहिए और फुटपाथ की व्यवस्था भी अवश्य होनी चाहिए ताकि जो गांव से लोग आते हैं वो राहगीरी हैं वे सड़क में अपने एक और स्वतंत्र रूप से बाजार में आ सकें, बस स्टैंड में जा सकें और बस स्टैंड में जो अतिरिक्त ठेलियाँ लग रही है उनको भी एक साइड में सरकार को लगाना चाहिए। बेतरतीब तरीके से खड़ी गाड़ियों से यात्रियों को परेशानी तो हो ही रही है, लेकिन प्रशासन भी किसी दुर्घटना के इंतजार में बैठा हुआ है। नगर पालिका भी इस ओर ध्यान देते हुए नजर नहीं आ रहा। रोड पर ठेले गुमटियां भी जाम का कारण बन रही है, लेकिन नगर पालिका में भी इन ठेले गुमटियों का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। वहीं जिला अस्पताल के बाहर भी लोग गाड़ियां लगाकर गायब हो जाते हैं। ऐसे में अस्पताल में एम्बुलेंस के साथ मरीजों को भी जाम में फंसना पड़ जाता है। 1 जुलाई से स्कूल भी खुल रहे हैं। अब ऐसे में लोग स्कूलों के पास भी वाहन खड़े कर गायब हो जाते हैं। नगर पालिका में भी इस समय प्रशासक है और हमारे जिलाधिकारी महोदय से भी मेरा निवेदन है कि सबसे पहले तो मैं कहता हूँ कि अतिक्रमण शहर के अंदर इतना हो चुका है कि आम मानस को चलने में बड़ी दिक्कत होती है। सर्वप्रथम मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हॉस्पिटल में वहाँ पे पहले अतिक्रमण हुआ था, नगर पालिका द्वारा अतिक्रमण हटाया गया था। इस बेस पे हटाया गया था कि वहाँ पे एक एम्बुलेंस स्वतंत्र रूप से अंदर जा सके, बाहर आ सके। आज की डेट में कंडीशन हो चुकी है कि वहाँ पे ठेलियाँ लग चुकी हैं, वहाँ पे गाड़ियाँ पार्किंग की जा रही हैं, जैसी की तैसी स्थिति हो चुकी है। जिन लोगों का वहाँ पे ठोके थे उन लोगों को आज बेघर कर दिया गया। नंबर दूसरी बात, अगर बस स्टैंड की तरफ आए, यहाँ पे मैं भी एक दुकानदार हूँ, यहाँ पे अगर
कोई भी दुकानदार लोकल आदमी अगर 10 मिनट के लिए कोई सामान लेता है तो तब तक पुलिस प्रशासन उस गाड़ी को हटा देता है। मैं चाहता हूं कि प्रशासन से निवेदन है कि एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, हम व्यापार मंडल भी उसको सहयोग करने को तैयार है, हम एक आम नागरिक भी उसमें सहयोग करने को तैयार है कि किस तरह से अपने शहर को सुंदर बनाया जाए, यातायात व्यवस्था ठीक की जाए, किसी भी को भी दिक्कत ना हो। एक फोर्स की मीटिंग लेके टीआई की और इंस्पेक्टर की वो करके अभी इसको जो इंक्रोचमेंट हुए हैं, आप जैसे गाड़ी खड़ी कर देते हैं ये लोग, तो इनको एक व्यवस्थित तरीके से हम लोग करवाएंगे। यदि माल रोडों में या अंदर की रोडों में दोनों साइडों में गाड़ी लगी हैं तो उन्हें व्यापारियों से मिलके व्यापारियों के साथ मीटिंग करके एक साइड में करवाएंगे, व्यवस्था करवाएंगे जल्दी, और जल्दी ही इसका समाधान। यात्रा मार्गों पर खड़े वाहनों के चलते यात्रियों के सामने पैदल चलना एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि कब प्रशासन इन वाहन चालकों पर लगाम लगाएगा, कब पार्किंग की सुविधा उपलब्ध हो पाएगी, जिससे यात्रियों को किसी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। अब देखने वाली बात होगी कि कब प्रशासन यात्रियों की समस्या पर सुध लेता है। उत्तरकाशी से दीपक नौटियाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा जोरों पर है। दरअसल उत्तराखंड में कई कैबिनेट मंत्रियों के पद खाली चल रहे हैं और ऐसे में लगातार मंत्रिमंडल विस्तार की खबरें आती रहती हैं, लेकिन इस बार इन चर्चाओं पर विराम लगाते हुए दिख रहा है। लेकिन इस पर सियासत भी शुरू हो गई है और इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में एक बार फिर मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं जोरों पर चल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई दिनों से दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। बीजेपी राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा संगठन और प्रदेश के 8 सांसदों के साथ बैठक की। बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार और दायित्व बंटवारे को लेकर चर्चा हुई। तो वहीं आदित्य कोठारी का कहना है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बातचीत चल रही है। हाईकमान और सीएम पुष्कर सिंह धामी इस पर निर्णय लेने वाले हैं। मंत्रिमंडल के विस्तार के विषय में चर्चा चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारा केंद्रीय नेतृत्व इस पर निर्णय। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भी मंत्रिमंडल की खाली सीटों को भरने को लेकर चर्चाएं जोरों शोरों पर उठी थी, लेकिन लोकसभा चुनाव को देखते हुए मंत्रिमंडल विस्तार को टाल दिया गया था। लेकिन लोकसभा चुनाव के संपन्न होने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं एक बार फिर से जोर पकड़ने लग गई है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि उत्तराखंड में भाजपा ने मंत्रिमंडल की कुछ सीट खाली रखने को लेकर एक्ट प्लान भी शुरू किया है। त्रिवेंद्र सरकार में भी मंत्रिमंडल की 2 सीट खाली रखी गई। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा, कांग्रेस ने हमेशा प्रदेश में फुल फ्लैश कैबिनेट दी है, लेकिन मुख्यमंत्री धामी ने इसलिए कैबिनेट की कुर्सियां खाली रखी ताकि विधायकों में जो रोष देखने को मिलता है उसे कैबिनेट की खाली कुर्सियों से थामा जाए। में आत्मविश्वास था, कांग्रेस में हमने हमेशा फुल कैबिनेट दी और भाजपा में तो कैबिनेट का कोई महत्व ही नहीं है। दिल्ली से कागज आता है, एक आदमी चाहिए इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो यहाँ इम्प्लीमेंट कर देता है, वो चाहे मुख्यमंत्री हो या कोई और हो। भाजपा को कैबिनेट की जरूरत ही नहीं है। ये तो यहाँ हर पद रिक्त समझो, और जो ये रिक्त पद रखे गए हैं इसलिए रखे गए हैं, कोई असंतोष न पैदा हो, सब देखे रहे, और अंत में जो है सबको यही कहना पड़ेगा कि अंगूर खट्टे थे, हमारी गोद में गिरे नहीं करके। ये पद हमेशा भरे रहेंगे, खाली रहेंगे। हाँ, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि धामी जी बड़ी समझदारी से काम ले रहे हैं कि अंगूर दिखाते रह रहे हैं उनको। कुल मिलाकर देखें तो कैबिनेट की खाली कुर्सियों को भरने को लेकर जहां बीच बीच में चर्चाएं जोर पकड़ती है, तो वहीं एक बार फिर धामी कैबिनेट के विस्तार को लेकर चर्चाएं जोर पकड़ने लग गई है। आखिरकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हाईकमान से हरी झंडी मिलने के बाद कब कैबिनेट का विस्तार करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। देहरादून से IND24 के लिए विनय सूद की रिपोर्ट। भारत के T20 वर्ल्ड कप जीतने पर उत्तराखंड में जश्न मनाया गया। राजधानी देहरादून में घंटाघर से लेकर कोटद्वार, रुड़की, हरिद्वार और कुमाऊं तक लोग जश्न में डूबे रहे। तो उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक सभी प्रमुख इलाकों में भारत के विश्व कप जीते ये आसमान रंग बिरंगी आतिशबाजी से जगमगा उठा। पटाखों के शोर चारों तरफ से सुनाई देने लगे। लोगों ने एक दूसरे को जीत की बधाई भी दी। महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने अधिकारियों की लापरवाही पर नाराजगी जताई। मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि महिला कल्याण कोष के लिए मिलने वाले अतिरिक्त शुल्क के लिए नियमावली बनाने के निर्देश का अनुपालन
अनुपालन नहीं किया गया। उन्होंने जल्द नियमावली बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि सहायिकाओं के रिक्त पद भरने की कार्रवाई एक साथ पूर्ण की जाए। कल्याण कोष का निर्धारण माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस उद्देश्य के साथ में किया था कि हमारी ऐसी महिलाएं जो कि बहुत जरूरतमंद है, ऐसी महिलाएं जो हो सकता है किन्हीं योजनाओं का लाभ ना ले पाती हों, ऐसी महिलाएं जिनको कि आर्थिक रूप से हमें सहारा बनने की आवश्यकता हो, उनके लिए कल्याण कोष का निर्माण किया जाए, जिसको लेकर विभाग में चूंकि आचार संहिता लगने से पहले बहुत पहले कैबिनेट से ये मंजूर हो गया था और उसके बाद में आतिथि तक मतलब मेरी समीक्षा बैठक करने तक में भी उस कोष का निर्माण न होना, इसकी नाराजगी मैंने पूर्व बैठक में करी थी और मैंने उन्हें 30 जून तक का समय दिया है। तो अभी वो लोग इसको प्रयासरत में है कि शासन स्तर पे आखिरकार कहाँ किस स्तर पर दिक्कत आ रही है, उसको परीक्षण कर रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो 30 जून तक का समय निर्धारित है तब तक वह कल्याण कोष की औपचारिकताएं पूर्ण कर। तो राजधानी देहरादून में लगातार सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करके प्रॉपर्टी डीलर्स जमीन को बेच रहे हैं। हालांकि प्रशासन लगातार ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई कर रहा है। प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद प्रॉपर्टी डीलर्स हैं कि सरकारी भूमियों की अवैध प्लॉटिंग करने से बाज नहीं आ रहा। और इस बीच शहर के नगर निगम के हर्रावाला क्षेत्र में स्थानीय ग्रामीणों ने प्रॉपर्टी डीलरों पर अवैध कब्जा कर उस पर प्लॉटिंग करने का आरोप लगाया। मंसारी मुजफ्फरनगर का, उसने मिश्रा जी से ज़मीन ली है 4.25 बीघा, जो कि मिश्रा जी के नाम पे ही नहीं है। उनके पिताजी है संत कुमार जी रोडवेज में थे, उनको कोई पट्टा नहीं मिलता है सरकारी विभाग वालों को। इनके पास जो पट्टा रखे वो कहाँ से आया इनके पास पट्टा। दूसरा, इन्होंने पट्टा अपना जो फर्द है वो इसे सलीम अंसारी को दी है 4.25 बीघा ज़मीन। अब 4.25 बीघा ज़मीन को उसने यहाँ पे 13 बीघा कर दिया है। वो जो बाकी जो ज़मीन आ रही है यहाँ पे 4.25 बीघा से अलग, वो ज़मीन यहाँ पे कहाँ से आ रही है? जो उसने ये प्लॉटिंग काट रखी है, वो यहाँ पे तथ्य लेके आया, अपने तथ्य दिखाए कि मैंने ये ज़मीन इससे ली है। वो कहता है कि मैंने ज़मीन गर्ग से ली है। वो ज़मीन गर्ग जी के पास कहाँ से आई है? देखिए, ये ज़मीन का मामला जो है काफ़ी दिनों से न्यायालय में विचाराधीन था और न्यायालय में इसका मुकदमा चला। उसके बाद ये फेवर जो था ये आनंद मिश्रा जी के पक्ष में आया था और इसमें एसडीएम देहरादून और हमारी पटवारी द्वारा, तहसीलदार द्वारा जो है हर प्रकार से यहाँ पे रिपोर्ट लगी। रिपोर्ट लगने के बाद इसकी लीगल प्लॉटिंग है, ये कोई गलत प्लॉटिंग नहीं है और कोई इसमें मुसलमान द्वारा कोई कब्जा या इस प्रकार का अतिक्रमण ऐसा कुछ नहीं है। पीछे ये जो है हमारे जनप्रतिनिधि पार्षद जी की भी भूमि थी, वो भी जनप्रतिनिधि भी मौके पर थे। तो यहाँ पे कोई गलत प्लॉटिंग नहीं है, ये सब लीगल प्लॉटिंग है। उत्तराखंड वासियों द्वारा ये प्लॉट खरीदा गया है। जितनी प्लॉटिंग आप देख रहे हैं ये सब उत्तराखंड के लोगों द्वारा खरीदी। ग्राम सभा की जमीन। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।